अब देखिए, ब्लैक लिस्टिंग के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ, क्या होती है क्या नहीं होती। अब देखो, ये जो चीजें हैं हमने तरीके से की है, हमने ग्रेजुअली चीजों को किया है कि ये ऐसे। हमने अगर बुक के सीक्वेंस में चलते तो हमें कभी भी समझ ना आता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं अगर आप यहाँ पे आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी के ऊपर, कैसे टैक्स चार्ज होगा, ये भी है। ये जो पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल है, इसको हमने डिस्कस किया है, किस तरह से होती है किस तरह से नहीं होती। उसकी एक्सेप्शन 180 डेज हमने डिस्कस किया है। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन इनपुट टैक्स वो डिस्कस किया है हमने, चेंज इन टैक्स रेट डिस्कस किया है, टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट हमने डिस्कस किया है। आउटपुट टैक्स में देखा, डेबिट क्रेडिट नोट को हमने देखा क्या होता है क्या नहीं होता। ये तमाम चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। डेबिट क्रेडिट नोट का इशू कैसे होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स को हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इनपुट टैक्स से रिलेटेड कैसे इनपुट टैक्स क्लेम होगा, किस वक्त होगा, कौन सा इनपुट टैक्स जो है वो हमारा इनएडमिसिबल है, उसके बारे में हमने बात की। अब देखो, ये अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स का फॉर्मूला इस तरह से लिखा हुआ है, बट हमने टेबल बना के अपोर्शनमेंट की है ताकि आपको कोई मसला ना हो। उसके अलावा अगर आप कैश में गुड्स परचेज करेंगे तो उसके इनपुट टैक्स कैसे क्लेम करना है, फिर इनपुट टैक्स के ऊपर कहाँ पे 90% की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती, ये हमने बात की है। उसके बाद टैक्स रिफंड्स कैसे होंगे अंडर सेक्शन 8 बी, हाँ, उसके हमने डिस्कस किया। असेसमेंट ऑफ टैक्स हमने कल डिस्कस किया है, कैसे असेसमेंट होगी। शॉर्ट पेड टैक्स विदाउट नोटिस कैसे रिकवर किया जाएगा, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ये तमाम चीजें हमने डिस्कस की कर चुके हैं। फिर रिटर्न्स एंड रिकॉर्ड्स में गए हैं, रिटर्न्स कैसे होंगे, क्वार्टरली मंथली रिटर्न डिस्कस की है। अगर कोई डिफरेंट सेक्टर्स में ऑपरेट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग एक्सटेंशन कैसे मिलेगी, इनवॉइस के पर्टिकुलर्स जो है वो क्या होंगे, हमने वो डिस्कस की है। अब इनवॉइस हमने कहाँ डिस्कस की, मैंने आपको इनवॉइस दिखा भी दी। स्पेशल रिटर्न क्या है, फाइनल रिटर्न्स है, ये हमने तमाम चीजें जो है डिस्कस की थी, और ये डेट्स वगैरह भी हमने डिस्कस कर ली हुई हैं। फिर रिकॉर्ड्स में क्या कुछ मेंटेन करना होता है ये भी हमने डिस्कस किया। टैक्स इनवॉइसेस क्या होती हैं ये भी हमने डिस्कस की। कितने अर्से के लिए रिकॉर्ड रखना है ये भी हमने डिस्कस किया। उसके अलावा फिर टैक्स के नुमाइंदे को जो एक्सेस देनी है वो हमने डिस्कस की कि आपके रिकॉर्ड्स के पास उसकी एक्सेस होनी चाहिए। सैंपल्स कैसे ड्रॉ करने हैं उसके बारे में डिस्कस की। अब देखिए कि हमने ये तमाम डिस्कस कर ली है। अब आप इन चीजों को देखें तो मैंने आपको कंप्लीट सेल्स टैक्स करवाया है। आप उसी पेज पे जाएंगे, आप इस पेज को पकड़ लें, आपको चलेगा पता कि हमने डिस्कस किया है कि डिस्कस नहीं किया। तो उस वक्त अगर आप परेशान थे कि यार ये चीजें किताब में लिखी नहीं हुई, तो मेरे भाई हर चीज किताब में लिखी हुई है, बट हमने अपने अरेंजमेंट्स के मुताबिक किया है। जिस तरह हम चाहते थे हमने उसको उस तरह से डिस्कस किया है। चीजों को हमने एक पैटर्न के मुताबिक लेके चले हैं। दैट्स वाई आपको उस वक्त तो शायद मुश्किल लग रहा होगा। अब आप दिल की तसल्ली के लिए जो है, आप बेशक अपनी किताब देख लीजिएगा। अगर आपको कोई बात लगे ऐसी जो किताब में नहीं है, और जो किताब में है और मैंने नहीं करवाई, तो मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। अब ये जो तमाम चीजें हमने डिस्कस की हैं, ये आपकी तमाम चीजें जो हैं आपके स्लाइड्स के अंदर अवेलेबल है। ये जो आपको कल नोट्स वगैरह शेयर किए हैं, उन नोट्स में ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। लाइक ये सेल्स टैक्स डेफिनेशन हमने डिस्कस की हैं, क्या होती हैं क्या नहीं होती, इनको हमने डिस्कस डिटेल में किया हुआ है। उसके अलावा फिर हमने ये जो प्रोविजंस हैं इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। फिर हमने जो ये थेरी है, मतलब अबाउट रजिस्ट्रेशन डॉट जी रजिस्ट्रेशन, ये भी हमने डिटेल्ड में डिस्कस की है। तो ये हर चीज़ जो है ये क्या है, ये हमारी डिटेल्ड में डिस्कस हुई है। अगर आप इनको पकड़ते हैं और इनके बेसिस पे जाकर अगर आप अपनी किताब से वेरीफाई कर लें, तो आपको कंप्लीट जो इसका आंसर होगा वो मिल रहा होगा। तो देखिए, ये स्लाइड्स हैं आपके सामने। इन स्लाइड्स की बेसिस के ऊपर अगर आप काम करेंगे ना, तो आपके सामने है कि हमने हर एक चीज जो है वो अब हमने डिस्कस की है। पर हमने कंसेप्चुअली लेके चलो ताकि आपको चीज़ों को समझना इम्पोर्टेंट लगे, ना कि आप क्रैमिंग के ऊपर जाएं। बिकॉज सेल्स टैक्स का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बच्चे क्रैम करते हैं। हमने क्रैम नहीं करना, हमने चीज़ों को समझना था, अंडरस्टैंड किया है, एक एक लाइन एक एक वर्ड बताया है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तक बताया कि इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। और हमने साथ साथ पास पेपर किए हैं।
पढ़ा हमने ये 9 दिन है सेल्स टैक्स, लेकिन इस 9 दिन में 100% सेल्स टैक्स करवाया आपको। आप ये नहीं कह सकते कोई चीज वगैरह जो है वो मैंने नहीं करवाई। तो वो कंफ्यूजन जो आपकी है थी, मेरे ख्याल से वो अब आपको नहीं होनी चाहिए। वो जो सेल्स टैक्स में हमने तमाम बातें की हैं ना, सेल्स टैक्स का इतना जितना हमने पहाड़ उठाया, उसको हमने डिस्कस किया, ये फलाना फलाना फलानी प्रोविजन, फलाना फलाना सेक्शन, सबको डिस्कस किया। उसको अगर हमने डन करना है ना, अगर आप सेल्स टैक्स में 30 नंबर चाहते हैं या सेल्स टैक्स में 100% नंबर चाहते हैं, ये जो 5 पेजेस हैं ये आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल इज दैट। ये 5 पेजेस आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अब इसमें जितने रूल्स लिखे हुए हैं, जितने भी रूल्स लिखे हुए हैं, सारे के सारे पास पेपर इनमें से ही होंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इनमें से होंगे। आप न्यूमेरिकल की कोई एडजस्टमेंट पढ़ेंगे वो यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट लिखा होगा। देखो पहले हम बात करते हैं टैक्स रेट्स के मुतालिक। टैक्स रेट्स हमारा नॉर्मल 17% है। अगर गुड्स रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं, ड्राइंग्स कर रहे हैं, या एम्प्लॉयज वगैरह को भी गुड्स दे रहे हैं, 17% रेट चार्ज करेंगे। ये पॉइंट की सबको अंडरस्टैंडिंग है, समझ आती है ना। उसके अलावा अगर आपने अनरजिस्टर्ड बंदे को सप्लाई की है, उसके ऊपर आप 3% फटर टैक्स चार्ज करेंगे। इसकी एक्सेप्शन क्या है? एंड कंज्यूमर को दे देना, थर्ड के जो आइटम वगैरह, ये इसकी एक्सेप्शन है। क्लियर है, समझ आती है। अब ये लाइन पढ़ के, ये रूल्स पढ़ के, वो सारी चीजें जो हैं वो आपके माइंड में आ जानी चाहिए। उसके अलावा 8 स्केड्यूल में हमारा रिड्यूस रेट चल रहा होता है। जो कमर्शियल इंपोर्टर है वो 20% टैक्स पे करेगा, बट किस फॉर्म में? 17% टैक्स और 3% वैल्यू एडेड टैक्स। आपको ये भी समझ आएगा। अगर स्पेसिफिक इंपोर्ट्स हो रही हैं उसमें 5% है, 10% है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मोबाइल फोन जैसे में एक्टिवेशन पे फिक्स टैक्स होता है। प्लांट कैपेसिटी के ऊपर हम क्या करते हैं? फिक्स टैक्स चार्ज करते हैं उनके प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर। ये हमने चीजें वहां पे बहुत ही डिटेल में डिस्कस की हुई है, बट अब आपके सामने है। वो जो हमने 2-3 दिन लगा के चीजों को समझी थी, वो सारे के सारे 5 पॉइंट उनका करेक्ट है। उसके अलावा सेल्स इनपुट टैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसे क्लेम हो सकता है। जो बायर ऑफ गुड्स है, जिसने गुड्स खरीदी हैं, उसको चाहिए वो टैक्स पे करे। इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम होगा ऑन क्रेडिट बेसिस। अगर आपने उधार पर चीजें ली हैं तो आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो अमाउंट, वो रकम आपने 180 डेज में पेमेंट करनी है। अगर आप पेमेंट 180 डेज में नहीं करेंगे तो जो रकम आपने पे की है वो आपकी रिवर्स हो जाएगी। अब आपको ये रूल क्लियर है? ये रूल हमने जब डिस्कस किया था अबाउट पेमेंट, और हमने पूरा कंसेप्ट कहानी डिस्कस की थी। सिंपल सा रूल है कि भाई उधार पे सामान लो, 180 डेज में पेमेंट कर दो। अगर 180 डेज में पेमेंट कर रहे हो तो आप उसे क्लेम कर सकते हो। अब ये रूल है। अब एग्जाम में क्या करेंगे? एग्जाम गाइडेंस न्यूमेरिकल में अजम्पशन जो है वो भी गिवन है कि अगर 180 डेज कंप्लीट होने से पहले पहले पेमेंट हो जाए तो हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, कोई रिवर्सल नहीं रखेंगे। अगर 180 डेज पूरे हो जाए फिर हम रिवर्सल करेंगे। उसके अलावा टाइम ऑफ सप्लाई, जब गुड्स क्या होगी? जब गुड्स अवेलेबल हो या गुड्स डिलीवर हो जाए, ये टाइम ऑफ सप्लाई है कि इस डेट पे हम अपने गुड्स जो है वो कंसिडर कर रहे होंगे। जो एडवांसेस होते हैं वो टैक्सेबल नहीं होते। वैल्यू सप्लाई क्या होगी? जो हमारी वैल्यू है, एफएडी है, तमाम परमिशनल ड्यूटीज है, एक्सेप्ट सेल्स टैक्स। अब ये देखो, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन भी है, ऐसा है कि नहीं है? ये जो है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन भी है। वो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन है वो आपके सामने लिखी हुई है कि भाई ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है। तो ऑल क्लियर? उसके बाद अगर आपने इनपुट टैक्स क्लेम करना हो भूल जाएं तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं 6 टैक्स पीरियड्स तक, ये भी हमने बात की हुई है। सप्लायर जो है, जिसने गुड्स बेची हैं, वो टैक्स लेकर गवर्नमेंट को जमा कराएगा। एक्टिविटीज टैक्सेबल होनी चाहिए, गुड्स टैक्सेबल होनी चाहिए। जिसने इनपुट टैक्स क्लेम करना है उसके पास इनवॉइस होनी चाहिए। फेक इनवॉइसेस पे क्लेम नहीं कर सकते। व्हीकल के ऊपर इनपुट टैक्स अलाउ नहीं है, एक्सेप्ट इन्वेंट्री, मतलब जो स्टॉक एंड ट्रेड में है उस पर क्लेम कर सकते हो। जो पर्सनल व्हीकल्स हैं उसके ऊपर नहीं है। अगर 50,000 से ऊपर की इनवॉइस है तो पेमेंट बैंकिंग चैनल के जरिए करनी चाहिए। कैश पे पेमेंट करोगे तो वो अलाउ नहीं होगी। अगर अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल्स की है, अगर वो कैश में पे कर दे तो उसका कैश आपने रिसीव करके बैंक में जमा करवाना है, अगर आप इनपुट टैक्स क्लेम करना चाहते हैं।
उसके बाद अगर आप अनरजिस्टर्ड बंदे को सप्लाई करेंगे तो पर मंथ 10 मिलियन की कर सकते हैं और पर ईयर 100 मिलियन की कर सकते हैं। कुछ इसके एक्सेप्शन है कि इन लोगों को जितनी मुझे सप्लाई कर दे वहां पे ये रिस्ट्रिक्शन वाला वैलिड नहीं है। उसके अलावा एग्जाम गुड्स के ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। कॉमन इनपुट टैक्स जो है वो हम उसको प्रोपोर्शनल बेसिस पे अलाउ करेंगे। इनपुट टैक्स 90% तक रिस्ट्रिक्टेड है आउटपुट टैक्स के, लेकिन फिक्स टैक्स के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती। अगर वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है तो हम इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स निकाल लेंगे। उसके अलावा अब ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये न्यूमेरिकल के लिए गाइडेंस है आपकी कि जो डेबिट नोट होगा मतलब परचेज रिटर्न है, इसको वर्किंग में शो करना है आपने, और जो क्रेडिट नोट होगा उसको आपने हमेशा मेन क्वेश्चन में शो करना है। जो इंटरेस्ट होता है या मार्कअप वगैरह होता है वो वैल्यू सप्लाई का पार्ट नहीं बनता, इसलिए हम उसको हमेशा एक्सक्लूड करेंगे। जो रिटेल आइटम्स हैं उसके ऊपर टैक्स रिटेल प्राइस पे चार्ज होगा ना कि सेल प्राइस के ऊपर, इसका मतलब इनके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता और ना रिटेल के ऊपर डिस्काउंट होता है। नॉर्मल डिस्काउंट अलाउ है लेकिन ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट नहीं होता। और नॉर्मल डिस्काउंट की कंडीशंस फुलफिल करनी है कौन कौन सी, कि डिस्काउंटेड प्राइस मेंशन हो और डिस्काउंट जो है वो बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक हो। उसके अलावा अगर डिस्क्रिपेंसी कोई इंडिकेट कर दे क्रस्ट से तो उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेमेबल नहीं होगा। अगर गुड्स परचेज की हैं नॉन बिजनेस यूज के लिए या पर्सनल यूज के लिए तो उसके ऊपर भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। अगर सीमेंट के ऊपर, पेंट के ऊपर, स्टेशनरी के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर, इलेक्ट्रिक एंड गैस अप्लायंसेस के ऊपर, क्रॉकरी के ऊपर, कटलरी के ऊपर अगर टैक्स पे किया है तो वो भी आप क्लेम नहीं कर सकते। 26 पॉइंट है, पूरा टैक्स है ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। मतलब जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड एडजस्टमेंट है वो सारी की सारी आपके सामने है, हमने यही डिस्कस की थी। अब उसके बाद अपोर्शनमेंट की बात की थी और मैंने कहा था अपोर्शनमेंट जो आपने करनी है वो आपने इस टेबल से करनी है। ये टेबल जो हमें गिवन किया गया है, आप वैल्यू का टेबल बनाएंगे, इनपुट टैक्स का टेबल बनाएंगे और फिक्स एसेट्स का। और ये फिक्स एसेट का टेबल सेपरेट बनाने की रीजन भी हमने बताई थी कि क्यों हम सेपरेट कर रहे हैं, बिकॉज इसके ऊपर 90% का रूल अप्लाई नहीं हो रहा होता। तो आप टैक्सेबल सप्लाईज लेंगे, यहाँ पे नेट लिखा हुआ है रिटर्न्स लेस करवाने के बाद। टैक्सेबल सप्लाई लिख ली, रिजर्वेड सप्लाई लिख ली, एक्सेम सप्लाई लिख ली, ये टोटल सप्लाई आ गई। इसमें जो आपका इनपुट टैक्स जिसको करना है अपोर्शन वो लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, अपोर्शन करते हैं कैसे, इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, जो भी जवाब आएगा इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, जो भी जवाब आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, अपोर्शनमेंट हो जाएगी। और ये सारी अपोर्शनमेंट की हमने बातें टेबल सीखा हुआ है। उसके बाद थर्ड स्केड्यूल जो है वो रिटेल से डिस्कस कर रहा है, फिफ्थ स्केड्यूल रिफंड्स का है, सिक्स स्केड्यूल एग्जाम गुड्स का है, 8 रिड्यूस आइटम्स का है, नाइन्थ जो है वो फिक्स टैक्स का है, 13 कैपेसिटी टैक्स का है। उसके बाद डेबिट क्रेडिट नोट की पूरी समरी है। जो सेलर है क्रेडिट नोट इशू करेगा, बायर है डेबिट नोट इशू करेगा। इसको पता है कि अगर आपने ये क्लेम करना है तो 180 डेज की लिमिट में आप इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वैल्यू सप्लाई इंक्रीज हो रही हो, इसमें सेलर जो है वो डेबिट नोट इशू कर रहा होता है और बायर जो है क्रेडिट नोट इशू कर रहा होता है, उन सिनेरियोज के लिए ये जो डेज हैं इन डेज की लिमिटेशन वगैरह होल्ड नहीं कर रही होती। ये भी हमने कंप्लीट बात की है। उसके बाद अब जितनी हमने बातें की थी उसका और समराइज कर लेते हैं। 8 स्केड्यूल में हमने देखा था कुछ इम्पोर्ट टैक्सेबल है 10% के ऊपर, जिसके लिए हम डिफरेंशियल चेक पे करते हैं, जो हम कस्टम डिपार्टमेंट को पे करेंगे। ये हमने तमाम बात की थी। हु इज लाइबल टू पे सेल्स टैक्स, अब ये आई कैप के सवाल है, दो दो तीन तीन नंबर, कौन सेल्स टैक्स पे करेगा, सप्लायर, इंपोर्टर, सर्विस प्रोवाइडर, कौन नहीं करेगा, एक्सेप्शन क्या है। जो रिटेलर्स हैं, नॉन स्पेसिफाइड रिटेलर्स हैं या कॉटेज इंडस्ट्री है वो पे नहीं करेंगे। When to pay sales tax at time of import, at filing of return, who is required to be registered, wholesaler, dealer, distributor, manufacturer, retailer are required to be registered except cottage industry and non-specified retailer. Change in tax rate को कैसे डील करना है, अगर लोकल सेल्स हैं, लोकल काम कर रहे हैं तो जिस दिन सप्लाई करेंगे उस दिन जो रेट अप्लाई हो रहा होगा। अगर इम्पोर्ट्स कर रहे हैं तो जब गुड्स डिक्लेरेशन जमा कराई जाएगी तब हम जो उस दिन रेट अप्लीकेबल होगा वो इस पे हो रहा होगा अप्लाई। अगर हमने मैनिफेस्ट प्रेजेंट कर दिया हुआ है पहले, अगर वेयर हाउस से क्लियरेंस है तो 7 डेज के अंदर अंदर ऑफ बिल ऑफ एंट्री, जब हमने बिल ऑफ एंट्री जमा कराया उसके 7 डेज के अंदर अंदर अगर हमने क्लियरेंस करवा ली है तो उस रेट के मुताबिक होगी। अगर 7 डेज के बाद क्लियरेंस हुई है तो फिर जो रेट एप्लीकेबल होगा उसके मुताबिक। तो ये पूरा कंसेप्ट यहाँ पे, एक्स्ट्रा टैक्स एडजस्टेबल नहीं होता। अगर इन काइंड पेमेंट करनी है तो गुड्स टैक्सेबल होंगी, गुड्स रिसीव जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में रिसीव होनी चाहिए। जो बैलेंस अमाउंट अगर है आपने वो बैंकिंग चैनल से करना है। अपोर्शनमेंट हमने डिस्कस कर ली थी, इसकी हम प्रोविजनल एडजस्टमेंट करते हैं
और हम फाइनल एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, इनपुट क्लेम हो जाता है, बट सुपरविजन के तहत हमने डिस्ट्रॉय करनी होती है। रॉ मटेरियल का भी क्लेम हो जाता है। 90% का रिस्ट्रिक्शन का रूल जो है ये हमने डिस्कस कर लिया। रिफंड के बारे में हमने डिस्कस किया था। सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन के फेडरल गवर्नमेंट ने हमें कह दिया कि इन लोगों को आपने सप्लाई नहीं करनी। इनपुट टैक्स ऑन स्टॉक परचेज बिफोर रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन से पहले स्टॉक परचेज किया है, अगर उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम करना चाहते हो कर सकते हो। लोकल परचेज में 30 डेज है, इम्पोर्ट्स में 90 डेज का है इन दिनों में, और जो स्टॉक वेरीफाई हो एबल होगा। एक्सेस टैक्स कलेक्शन जो है, या तो वो रिफंड करेंगे बायर को आप, अगर बायर को रिफंड नहीं की और गवर्नमेंट को जमा करा दिया तो गवर्नमेंट आपको रिफंड नहीं करेगी। और ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन की हुई है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट, कौन रजिस्टर होगा, इंपोर्टर, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारा पड़ा हुआ। रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेशन हमने पढ़ी है, क्या है क्या नहीं है। ये रजिस्टर्स जो है ये वेबसाइट है जहाँ पे जाके हम अपने आप को रजिस्टर करते हैं, एप्लीकेशन देंगे, तमाम इसके हमने पढ़े हैं प्रोसीजर। अप्रूवल का प्रोसीजर क्या होगा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन पढ़ ली हुई है। पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन में चेंज हो तो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे होगी, डी रजिस्ट्रेशन, ब्लैक लिस्टिंग एंड सस्पेंशन, ये भी सारी की सारी यहाँ पे डिस्कस है। तो इन शॉर्ट ये 5 पेजेस अगर आपको सारे आ जाते हैं, आप हंस के आराम से 90% मार्क्स जो है वो अपने एग्जाम में सिक्योर कर लेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। सेल्स टैक्स में आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह फेस नहीं करनी पड़ेगी।